वेलकम टू एपीजी क्लासेज। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेज में स्वागत है। साथियों, लोक हित में शिक्षा और राष्ट्र हित में शिक्षा दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी नए उद्देश्य के साथ हम इस नए वर्ष 2022 का शुभारंभ करते हैं और चलते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ध्वनि से संबंधित होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या फिर लेखपाल, जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें साइंस से क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उनका आंसर देने का प्रयास करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ध्वनि तरंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी है 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी है 4 प्रकार के होते हैं और ऑप्शन डी है 5 प्रकार के होते हैं। तो हमें बताना है कि ध्वनि तरंगें कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्वनि तरंगें आपकी जो होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। इसके बारे में आगे हम बताएंगे इससे के बाद। तो चलते हैं उस क्वेश्चन के तरफ और वहीं पर आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल जानकारी बताया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन ध्वनि तरंग नहीं है। ऑप्शन ए है श्रव्य तरंग, ऑप्शन बी है अपश्रव्य तरंगें और ऑप्शन सी है पराश्रव्य तरंगें और ऑप्शन डी है यांत्रिक तरंगें। हमें बताना है कि कौन सी ध्वनि तरंगें नहीं हैं। तो देखिए अभी इससे पहले हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि ध्वनि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्वनि तरंगें हमने बताया है कि 3 प्रकार की होती हैं। पहला हो जाएगा आपका अपश्रव्य तरंगें, ये आपका पहला हो जाएगा श्रव्य तरंगें, दूसरा हो जाएगा अपश्रव्य तरंगें और तीसरा होता है पराश्रव्य तरंगें। यानी ए बी सी यही 3 प्रकार की ध्वनि तरंगें होती हैं। तो आपका डी जो होगा ये ध्वनि तरंगें नहीं है। तो हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंगें नहीं हैं, तो हमें बताना है कि ऑप्शन डी जो है यांत्रिक तरंगें, ये ध्वनि तरंगें नहीं होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किन तरंगों को कान के द्वारा नहीं सुना जाता है। ऑप्शन ए है श्रव्य तरंगें, ऑप्शन बी है अपश्रव्य तरंगें, ऑप्शन सी है पराश्रव्य तरंगें और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि किन तरंगों को कान के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। तो देखिए श्रव्य तरंगें, श्रव्य का मतलब ही होता है सुनना। जिन तरंगों को कान के द्वारा सुना जाता है, हमसे यही पूछा गया है कि किन तरंगों को कान के द्वारा सुना जाता है, ठीक है। तो श्रव्य तरंगें जो होती हैं इनको कान के द्वारा सुना जा सकता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अपश्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें, इन दोनों तरंगों को कान के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, क्योंकि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है ये श्रव्य तरंगें, जो ऑप्शन ए है, तो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है ना। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ये होती हैं आपकी श्रव्य तरंगें। अपश्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से कम होती हैं और पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं। श्रव्य तरंगें जिनको कान के द्वारा सुना जा सकता है, उनकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप। देखिए गठिया जोड़ के इलाज के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है पराश्रव्य तरंगें, ऑप्शन बी है अपश्रव्य तरंगें और ऑप्शन सी है श्रव्य तरंगें, ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि गठिया जोड़ के इलाज के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपका पराश्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें और श्रव्य तरंगें, ये 3 तरंगें दी हुई हैं जो ध्वनि से संबंधित होती हैं। तो देखिए श्रव्य तरंगें सुनने में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। अपश्रव्य तरंगें जिनको हम सुन ही नहीं सकते वो अपश्रव्य तरंगें होती हैं, ये भी नहीं होगा।
अब बात करते हैं प्राश्रव्य तरंगें। प्राश्रव्य तरंगें जो होती हैं इनका प्रयोग गठिया जोड़ के इलाज में किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तरंगें हैं प्राश्रव्य तरंगें, इनका बहुत सारा उपयोग है। जैसे भारी मशीनों की सफाई में हम प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। कीमती कपड़ों को जैसे बार बार हम धुल नहीं सकते हैं, तो उनकी सफाई के लिए भी हम प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ ऊंची ऊंची जो चिमनियाँ होती हैं जिनकी सफाई हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी हम प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ कुछ जीव ऐसे हैं, जीव जंतु, जो प्राश्रव्य तरंगों को सुनते भी हैं और उत्पन्न भी करते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये ऐसे जानवर होते हैं जो प्राश्रव्य तरंगों को सुनते हैं। लेकिन इसमें चमगादड़ और शार्क मछली ऐसी दो जीव जंतु हैं जो क्या करते हैं, प्राश्रव्य तरंगों को सुनते भी हैं और उत्पन्न भी करते हैं। ठीक है ना। इसी आधार पर आपसे पूछा जाता है ये भी कि सोनार किस पर काम में करता है, तो सोनार जो होता है वो भी आपका प्राश्रव्य तरंगों के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो बढ़ते हैं आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अपश्रव्य तरंगें, ऑप्शन बी है प्राश्रव्य तरंगें, ऑप्शन सी है श्रव्य तरंगें और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करेंगे। तो अभी हमने बताया कि समुद्र की गहराई मापने के लिए हम प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ब्लू व्हेल ऐसा मछली है जो अपने शिकार के लिए, ठीक है ना, अपने शिकार के लिए प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग करती है और अपने शिकार का पता उसी के माध्यम से लगाती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई में जो भी जहाज या कोई भी चीज़ डूब जाती है, तो उसका भी पता लगाने के लिए हम प्राश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कंपटीशन की दृष्टि से। तो आप कोई भी क्वेश्चन न छोड़ें, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो देखिए यहाँ पर है आपकी ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए है कैलोरी में, ऑप्शन बी है डेसीबल में, ऑप्शन सी है जूल में और ऑप्शन डी है कूलाम में। तो हमें बताना है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है कैलोरी, ये नहीं होगा क्योंकि ऊष्मा का मान जो होता है उसको हम कैलोरी में मापते हैं। जूल जो होता है ऊर्जा या फिर कार्य का मात्रक जूल होता है। कूलाम जो होता है आप जानते हैं आवेश का मात्रक होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है डेसीबल, डेसीबल में हम क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। WH ने सामान्य ध्वनि की तीव्रता जो बताई है वो 45 डेसीबल बताई है। यानी अगर हम नॉर्मल सुनते हैं तो उसके लिए 45 डेसीबल क्या होता है, सुनने के लिए न्यूनतम ध्वनि जो होती है 45 डेसीबल उचित माना जाता है। ठीक है ना, जो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं, डेसीबल में। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि मोटा पतला होने का कारण है। ऑप्शन ए है तीव्रता, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है तारत्व, ऑप्शन बी है तीव्रता, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमें बताना है कि ध्वनि मोटा पतला होने का कारण क्या है। तो देखिए तीव्रता जो होता है ये ध्वनि के मोटे पतले होने से कोई संबंधित नहीं है तीव्रता की। ठीक है ना। तो ध्वनि का मोटा पतले होने का कारण जो है वो तारत्व हो जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। जिसकी तीव्रता अधिक होती है उसकी ध्वनि जो होती है वो पतली होती है। जैसे आप देखते होंगे लड़कियों की या फिर फीमेल की, औरतों की आवाज़ जो होती है वो पतली होती है क्योंकि उनकी तीव्रता जो होती है वो अधिक होता है। ठीक है। और शेर के गुर्राने की आवाज़ जो होती है वो भयंकर होती है, लेकिन उसकी तारत्व जो होती है, शेर की गुर्राने की जो तारत्व होती है वो कम होता है। ठीक है ना। और इसकी वजह से उसकी आवाज़ जो होती है वो मोटा होता है। लेकिन फीमेल की, औरतों की ध्वनि की तारत्व जो होती है वो बहुत अधिक होने के कारण उनकी आवाज़ें पतली होती हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी है लोहा में, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम में और ऑप्शन डी है गैस में। तो हमें बताना है कि ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है। तो देखिए, ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे अधिक एल्युमिनियम में होती है, ठीक है ना। जल में और लोहे में और गैस में, इन तीनों की अपेक्षा सबसे अधिक आपके एल्युमिनियम में होता है और सबसे कम आपका गैस में होता है। तो इसलिए ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 10 मीटर, ऑप्शन बी है 17 मीटर, ऑप्शन सी है 20 मीटर और ऑप्शन डी है 25 मीटर। तो हमें बताना है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रतिध्वनि होती क्या है। जैसे मान लीजिए हम ए पर खड़ा होकर आवाज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, आवाज़ कर रहे हैं और यहाँ पर कोई पहाड़ी है, तो ध्वनि यहाँ से टकरा कर पुनः हमारे पास जो आती है और हमें सुनाई देती है, उसी को हम कहते हैं प्रतिध्वनि, ठीक है ना। यानी ध्वनि का किसी माध्यम से टकरा कर वो पुनः उसी माध्यम में यानी उसी व्यक्ति तक आने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डॉपलर प्रभाव संबंधित होता है। ऑप्शन ए है गति से, ऑप्शन बी है बल से, ऑप्शन सी है ध्वनि से और ऑप्शन डी है कार्य से। तो हमें बताना है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित होता है। तो देखिए, डॉपलर प्रभाव जो आपका संबंधित होता है वो होता है ध्वनि से, ठीक है ना। डॉपलर प्रभाव का जो संबंध होता है वो ध्वनि से होता है। डॉपलर ने ध्वनि से संबंधित कुछ नियम बताए हैं, जिनके आधार पर हमें, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए हम ए पर खड़े हैं, कोई वस्तु ए से बी की तरफ जा रही है, तो उसकी ध्वनि की जो आभासी वेग जो होगा, आभासी ध्वनि जो होगी वो कम प्रतीत होगी। लेकिन अगर कोई वस्तु हमारे तरफ आ रही है तो उसकी आभासी जो ध्वनि होगी वो अधिक प्रभावी होगी, अर्थात हमें अधिक तेज़ी से सुनाई देगी। यही डॉपलर ने बताया था, ठीक है। तो यहीं पर हम क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।